बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक्स को बिल्कुल बेसिक्स से, या जिसको आप कह लें कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आप जो है वो स्टूडेंट्स जो अभी इकोनॉमिक्स न्यू पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स भी जो इकोनॉमिक्स को रिवाइज करने जा रहे हैं, या जिनको कोई एग्ज़ाम या टेस्ट या इस तरह की चीज़ आने लगी है, तो वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाह रहे हो, तो वो भी इस प्लेलिस्ट से हमारी बहुत भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स दूसरे कोर्सेज स्टडी करना चाह रहे हो, तो वो वाली वीडियोस भी हमारी जो हैं वो हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, जिस तरह इकोनोमेट्रिक्स है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस लेक्चर के अंदर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, और डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को किस तरह से डिफ़ाइन किया, उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस दी, और उन डेफिनेशंस के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स थे कि जिसकी वजह से न्यू डेफिनेशन आई। क्योंकि जब तक डिफेक्ट ना हो, क्रिटिसिज्म ना हो, तब तक न्यू चीज़ नहीं आती। तो उसमें डिफेक्ट्स से तभी जो है वो हम न्यू डेफिनेशंस की तरफ गए। तो ये तमाम चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल एक बेस बनाएंगे कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो आइए बगैर किसी देर के हम अपने इस वीडियो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अब इकोनॉमिक्स, वैसे जब हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मेरा तो मानना यह है कि इकोनॉमिक्स वाहिद एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो इंसान पैदाइश से लेकर उसकी डेथ तक वो इकोनॉमिक्स को फॉलो कर रहा होता है, और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा होता है। मुख्तलिफ लोग अलग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे मुताबिक जो है इकोनॉमिक्स है वो आपकी लाइफ की स्टडी का नाम ही इकोनॉमिक्स है। अगर मैं अपनी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की दूँ तो ठीक है कि आप रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वही आपकी इकोनॉमिक्स है। लेकिन हम अगर ये बात करेंगे इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट कब इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो इकोनॉमिक्स जो है वो तकरीबन 2-3 सेंचुरीज ओल्ड सब्जेक्ट है। मतलब 200-300 साल तकरीबन इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है, या इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो जब हम इकोनॉमिक्स का वर्ड सुनते हैं आपके, तो मुख्तलिफ चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। ठीक है, जिस तरह इकोनॉमिक्स का लफ्ज़ सुनते ही आपके माइंड में आ सकता है कि इकोनॉमिक्स में मे बी हम मनी के बारे में पढ़ें, मे बी बैंक्स के बारे में पढ़ें। फिर इकोनॉमिक्स से आपके माइंड में इकॉनमी का वर्ड आता है, इसी तरह से वेल बींग का वर्ड आता है कि क्या लोगों की लाइफ अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही। फिर इसी तरह रिसोर्सेज की बात का वर्ड भी आपके माइंड में आ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स आपके माइंड में आ सकते हैं, वो आप हमें बताएंगे कि और क्या क्या आपके माइंड में इकोनॉमिक्स के वर्ड से आता है। तो इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं, आज हम इसको ज़रा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस हैं वो डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते रहे हैं। हम अपने इस लेक्चर के अंदर 3 मेजर डेफिनेशंस जो तमाम एकेडमिक बुक्स के अंदर आपको मिल जाएंगी, जो फेमस भी हैं, उन 3 को हम डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे, उनके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उन 3 में नंबर 1 के ऊपर एडम स्मिथ है, नंबर 2 के ऊपर एल्फ्रेड मार्शल है, एंड नंबर 3 के ऊपर लायनल रॉबिन्स है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडम स्मिथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को जो है वो इकोनॉमिक्स का फाउंडर या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। बाबाए मुआशियात भी जो है वो कौन है, वो एडम स्मिथ है। मुआशियात उर्दू में कहते हैं इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो किसको माना जाता है, एडम स्मिथ को, क्योंकि फर्स्ट टाइम एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था। अब एडम स्मिथ की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में जाने से पहले हम थोड़ा सा ज़रा ओवरव्यू या हिस्ट्री देख लेते हैं कि एडम स्मिथ ने कब और किस तरह से इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, कि डिफरेंट नेशंस जो हैं वो दौलत बना रही हैं, वेल्थ बना रही हैं,
कुछ तो ज़्यादा बना रही है, कुछ कम बना रही हैं। तो उसके ऊपर एक एडम स्मिथ ने बुक लिखी और उसमें उस बुक का नाम रखा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 के अंदर। ये चीज मेन चीज़ें ये आपको याद होनी चाहिए कि किस ईयर में इस बुक का नाम क्या था। और उसने इस बुक के अंदर जो है वो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और इस बुक के अंदर एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, जो फर्स्ट डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की, वो क्या थी कि इकोनॉमिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज द साइंस ऑफ वेल्थ। कि वेल्थ की साइंस को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? दौलत के इल्म का नाम इकोनॉमिक्स है। इस डेफिनेशन के बाद बहुत सारी और डेफिनेशंस भी आई, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कुछ अरसे तक यही डेफिनेशन जो है वो लोग उसको कबूल करते रहे कि दौलत के इल्म का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स है। कि अगर आप दौलत की नॉलेज ले रहे हैं, वेल्थ की नॉलेज ले रहे हैं, तो इसको हम इकोनॉमिक्स कहेंगे। इस एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है। और जो बुक उसने लिखी 1776 में, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, उस बुक में ना सिर्फ डेफिनेशन बल्कि इकोनॉमिक डिफरेंट फ्रेमवर्क, डिफरेंट प्रिंसिपल्स भी एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें आपके वेजेस के प्रिंसिपल्स हैं कि किस तरह से जो वर्कर्स हैं उनकी वेज रेट या उनकी सैलरीज क्या किस तरह से डिटरमिन होंगी। ठीक है। और भी डिफरेंट प्रिंसिपल्स जिस तरह से प्रोडक्शन के, कंजम्पशन के, ये इंट्रोड्यूस एडम स्मिथ ने अपनी इस बुक के अंदर करवाया। लेकिन हमारा टॉपिक क्योंकि डेफिनेशंस का है तो हम सिर्फ डेफिनेशन को ही डिस्कस करेंगे। एडम स्मिथ ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। अब साइंस ऑफ वेल्थ से मुराद क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ से मुराद ये है कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर हर वो चीज़ पढ़ेंगे जो वेल्थ से रिलेटेड हो। और इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स जो है वो हम के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे कि किसी भी कंट्री की जो वेल्थ है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है। तो वेल्थ का मतलब दौलत, रुपया, पैसा नहीं है, बल्कि वेल्थ का मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन है। ठीक है। कि आप जो अशिया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो कितनी हैं और वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं, उस चीज़ को स्टडी करने का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स है। अब स्टडी ऑफ वेल्थ के अंदर या साइंस ऑफ वेल्थ के अंदर हम चार चीज़ों की स्टडी करते हैं। उसमें नंबर 1 के ऊपर है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, नंबर 2 के ऊपर है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, नंबर 3 के ऊपर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एंड नंबर 4 के ऊपर है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ से क्या मराद है कि जो वेल्थ प्रोड्यूस हो रही है उसको आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंजम्पशन ऑफ वेल्थ है। सेकंड नंबर पे है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि वेल्थ प्रोड्यूस किस तरह से हो रही है। तो उसमें आप हम आगे फ्यूचर में वीडियोस बनाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर, तो हम देखेंगे कि जो वेल्थ है वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिलकर प्रोड्यूस होती है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। फिर कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड थर्ड नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन, कि वेल्थ प्रोड्यूस तो हो गई, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स किस तरह से होगी। तो जब वेल्थ प्रोड्यूस 4 फैक्टर्स ने की है तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी 4 फैक्टर्स के अंदर ही होगी, जिस तरह लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। हम डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे, अभी आप को मैं बेसिक सिर्फ टच दे रहा हूँ। तो अगर वेल्थ लैंड से प्रोड्यूस होगी तो उस सर्विस के बदले में लैंड को रेंट मिलेगा। ठीक है। वेल्थ अगर लेबर प्रोड्यूस करेगी तो उसको उसके बदले में वेजेस मिलेंगी। इसी तरह से वेल्थ अगर कैपिटल के जरिए से प्रोड्यूस होगी तो कैपिटल को क्या मिलेगा? कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी पेमेंट इंटरेस्ट की फॉर्म में होगी। डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होगा? इंटरेस्ट की फॉर्म में। और इसी तरह से अगर वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करेगी तो उसको उसका रिवॉर्ड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो प्रॉफिट की सूरत में मिलेगा। तो इस तरह से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है उसमें अगर आप देखें तो आज की इकोनॉमिक्स की भी अगर हम बात करें तो उसके भी ये 4 फैक्टर्स हैं। एक हम कंज्यूमर थ्योरी पढ़ते हैं तो कंजम्पशन ऑफ वेल्थ उसके अंदर सारी आ जाती है। फिर सेकंड नंबर प्रोड्यूसर थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की बात करती है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फिर आगे रिवॉर्ड सिस्टम आपका जितना है, रेवेन्यूज, कॉस्ट वगैरह, ये सब कुछ आ जाता है। और फोर्थ जो पॉइंट था वो में से मिस हो गया, वो है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है कि वेल्थ का तबादला किस तरह से होता है फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। तो अगर कंट्रीज की बात करें हम, तो जब एक कंट्री के पास वेल्थ ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो वो क्या करते हैं? फिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ के अंदर आपका जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है, ट्रेड थ्योरी, वो सारी की सारी आपकी इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ
वेल्थ के अंदर जो है वो आ जाती है। अब इसी कनेक्शन में हम हिस्ट्री की अगर बात करें तो एडम स्मिथ से पहले ये माना जाता था कि कोई भी जो नेशन है वो रिच कैसे हो सकती है कि अगर वो प्रेशियस मेटल्स जिस तरह से गोल्ड है और सिल्वर है वो जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगी, जितना ज़्यादा जमा कर लेगी अपने पास, तो वो कंट्री या वो नेशन उतनी ज़्यादा वेल्थी हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब जो भी कंट्री डेवलप करना चाह रही है, ये एक सोच जो फिलोसफर्स थे या थिंकर्स थे एडम स्मिथ से पहले, उनका मानना क्या था कि वेल्थ ऑफ नेशन जो डिपेंड करती है वो सिर्फ क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एंड क्वांटिटी ऑफ प्रेशियस मेटल्स के ऊपर डिपेंड करती है, और उससे कोई भी कंट्री जो है वो प्रॉस्पेरस या वेल्दी हो सकता है। ये जो ग्रुप ऑफ थिंकर्स थे इनको हम मर्केंटलिस्ट कहते हैं। एडम स्मिथ ने इस पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रांगली अपोज किया अपने ज़माने में आकर, और एडम स्मिथ का पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि एडम स्मिथ के मुताबिक वेल्थ से मुराद गोल्ड नहीं है। वेल्थ से मुराद क्या है कि कोई कंट्री प्रोडक्शन कितनी कर रहा है। वेल्थ एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि आपकी कंट्री के अंदर से गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, जो उस पे किसी भी कंट्री की जो वेल्थ है वो डिपेंड करती है। कंट्री जो है वो वेल्थियर कैसे बन सकती है, जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगी उतनी ज़्यादा वो कंट्री डेवलप करेगी, उतनी ज़्यादा वो कंट्री जो है वो ग्रोथ करेगी। अब एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी, हमने उसके तमाम प्लस पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया कि मतलब मर्केंटलिस्ट व्यू को उसने अपोज किया, लेकिन साथ ही साथ एडम स्मिथ की डेफिनेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फ्लॉज भी मौजूद हैं। अब उसमें जो मेजर फ्लॉ है वो ये है कि एडम स्मिथ ने बात की वेल्थ की, सिर्फ ये बात की कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी ऑफ वेल्थ करेंगे, लेकिन इस बारे में बात नहीं की कि स्टडी ऑफ वेल्थ करने का पर्पस क्या है। ठीक है, हमने ये कहा कि स्टडी ऑफ वेल्थ करेंगे, उसमें हम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ देखेंगे, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ देखेंगे और एक्सचेंज ऑफ वेल्थ देखेंगे। लेकिन ये क्यों देखेंगे, इसकी रीजन क्या है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्थ इज नॉट क्लियर। ठीक है, अब क्या हम इसलिए स्टडी ऑफ वेल्थ कर रहे हैं कि उससे हम वेलफेयर ऑफ द पीपल को इंक्रीज करना चाह रहे हैं? तो इस बारे में एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है या एडम स्मिथ की जो बुक है वो बिल्कुल खामोश है। तो पहला जो इसका क्रिटिसिज्म है वो ये है कि द यूज ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ जो है वो आपकी, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्थ जो है वो आपके डिटरमिन या प्री डिफाइंड नहीं हुए। जो सेकंड क्रिटिसिज्म इस डेफिनेशन के ऊपर किया गया वो ये है कि इकोनॉमिक्स का मेन थीम जो है वो वेल्थ को बताया गया। हालांकि इकोनॉमिक्स का मेन थीम वेल्थ से ज़्यादा मैन है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है, तो उसको इस डेफिनेशन के अंदर कंसीडर नहीं किया गया। इकोनॉमिक्स का मेन थीम तो ये है कि इंसान अपनी ज़रूरियात किस तरह से पूरी करता है और इंसानी वेलफेयर को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उस बारे में ये डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल खामोश है, और उस बारे में इस डेफिनेशन के अंदर कोई पॉइंट नहीं पाया गया कि ह्यूमन वेलफेयर को किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो थर्ड क्रिटिसिज्म है वो भी कनेक्टेड ही है कि ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो वेल्थ के ऊपर किया गया, और ये नहीं बताया गया कि वेल्थ को एक्यूमुलेट किस तरह से करना है, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। अब वेल्थ आप पॉजिटिव तरीके से भी अर्न कर सकते हैं, नेगेटिव तरीके से भी अर्न कर सकते हैं, गैम्बलिंग करके भी कर सकते हैं, डाका डाल के भी कर सकते हैं। तो उस बारे में इकोनॉमिक्स ने कुछ नहीं बताया, बल्कि सिर्फ क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ें और आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और एज अ सब्जेक्ट इसको इंट्रोड्यूस करवाएं, तो इट विल क्रिएट मैनी इविल्स इन द सोसाइटी। उससे जो है वो लोग मज़ीद लालची हो जाएंगे, आपस में रिलेशंस लोगों के ख़राब हो जाएंगे, और लोग हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे लग जाएंगे और वेल्थ को जमा करने स्टार्ट कर देंगे। जो रिलेशंस हैं, जो आपस में हमारे फ्रेंडशिप्स हैं, लव है, वो तमाम रिलेशंस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और हमारी सोसाइटी एज अ होल जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। अगर हम वेल्थ से मुराद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि जो दुनिया में इंसान का मकसद है वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, तो ये भी क्रिटिसिज्म है। लेकिन इस क्रिटिसिज्म का बाद में एडम स्मिथ के फॉलोअर्स ने ये आंसर किया कि वेल्थ का मतलब जो है वो गलत लिया गया।
बल्कि वेल्थ से मुराद जो है वो आपकी प्रोडक्शन है। तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल होल सोसाइटी का बेनिफिट होगा, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल का बेनिफिट नहीं होगा। तो ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी, और एडम स्मिथ की डेफिनेशन ने जो है जहाँ पर कुछ पॉजिटिव बातें बताई, वहीं पे कुछ नेगेटिव बातें इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो है, जो उठने वाले सवाल हैं, क्रिटिसिज्म है, वो भी वहीं से इंट्रोड्यूस हुए। एडम स्मिथ की डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है वो है मार्शल्स की डेफिनेशन। तो अब हम मार्शल की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी जो उसके बारे में क्रिटिसिज्म है वो हम ज़रा उसको चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन में एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि उसने स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स तो बताया कि स्टडी ऑफ वेल्थ जो है वो इकोनॉमिक्स को कहते हैं, लेकिन उसने इकोनॉमिक्स की स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन नहीं किया कि हम आखिर क्यों स्टडी ऑफ वेल्थ करें। तो मार्शल की डेफिनेशन ने इस ड्रॉबैक को जो है वो कवर करने की कोशिश की, और अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, और उसमें एक और न्यू डेफिनेशन दी, जिसमें जो पुराना क्रिटिसिज्म एडम स्मिथ के ऊपर किया गया था वो तमाम क्रिटिसिज्म जो है वो मार्शल की डेफिनेशन ने आकर कवर कर लिया। मार्शल ने अल्फ्रेड मार्शल ने ये बुक जो लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये 1890 के अंदर लिखी, और उसमें इकोनॉमिक्स की नई डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दी कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैन काइंड। इकोनॉमिक्स जो है वो इंसान के बारे में स्टडी है। किस इंसान के बारे में, किस चीज़ के बारे में स्टडी है? इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इंसान की ज़िंदगी के बारे में स्टडी है। अब ज़िंदगी में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, तो ज़िंदगी के बारे में किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे? तो इकोनॉमिक्स के अंदर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि हम इंसान की ज़िंदगी का वो साइड देखेंगे कि जिसमें वो मटेरियल रिक्विजिट्स को हासिल करने की कोशिश करता है, और उन मटेरियल चीज़ों को हासिल करने की जो ख्वाहिश है या कोशिश है वो इसलिए है ताकि वेल बीइंग हासिल की जा सके। दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंसान की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, और इंसान की सारी ज़िंदगी के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि इंसान की ज़िंदगी के उस पहलू या उस एंगल के बारे में पढ़ते हैं जिसमें वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हासिल करने की कोशिश करता है। और वो जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हासिल कर रहा है इंसान, जिसको आम लफ्ज़ों में हमने वेल्थ कहा था एडम स्मिथ ने, वो वेल्थ जो इंसान हासिल कर रहा है, उस वेल्थ का जो पर्पज़ है वो क्या है? वो वेल बीइंग है, वेलफेयर है, इंसान की प्रोग्रेस है, फलाह बहबूद है, तरक्की है। इसलिए इंसान क्या कर रहा है? अपने पास मटीरियलिस्टिक चीज़ें को जमा कर रहा है। तो इस डेफिनेशन में अगर आप गौर करें तो जो क्रिटिसिज्म एडम स्मिथ की डेफिनेशन में किया गया था कि स्टडी ऑफ वेल्थ इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो इसने, और द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ नॉट डिफाइंड इन एडम स्मिथ डेफिनेशन, तो इस डेफिनेशन के अंदर अगर हम देखें तो वो तमाम क्रिटिसिज्म को उसने कवर कर लिया, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बता दिया गया है कि हम मटीरियल वेलफेयर के लिए या वेल बींग ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए जो है वो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। अब इस बारे में तो हमें कोई शक नहीं रहा कि जो अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है वो एडम स्मिथ की डेफिनेशन से सुपीरियर है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने वेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दी, बल्कि हमने मेन इम्पोर्टेंस इस डेफिनेशन ने दी है वेलफेयर को या वेल बीइंग को, कि वेल्थ हम इसलिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं ताकि इंसान की ज़िंदगी जो है वो प्रोग्रेस कर सके। अब इंसान डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है जो कि इकोनॉमिक्स के साथ लिंक्ड होती हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है उन एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करती है वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स के साथ। जिस तरह से हम लोग खाना खा रहे हैं, तो खाना हम क्यों खाते हैं? ताकि हम जिंदा रहें, ये इंसान की वेलफेयर है। स्कूल्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, ठीक है, रोड्स बनाते हैं, ये तमाम काम जो हैं वो क्या हैं? वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए हैं। तो ये सब किसके अंदर हम स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। तो जो अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है इसके दो एंगल्स हैं। एक तरफ तो हम स्टडी ऑफ वेल्थ ही कर रहे हैं, ठीक है, हमने कहा ना कि मटेरियल रिक्विजिट्स, तो मटेरियल क्या चीज़ें हैं? मटेरियल चीज़ें तो वेल्थ ही है। तो एक तरफ हम स्टडी ऑफ वेल्थ ही कर रहे हैं जिस तरह एडम स्मिथ ने कहा था, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने इसका एक और पार्ट भी डिफाइन किया कि एक मोर इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी ऑफ वेल्थ के साथ, वो क्या है? स्टडी ऑफ मैन,
कि इसके अंदर हम बेसिकली ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से जो है वो वेलफेयर या वेल बीइंग हासिल कर सकता है। अब जिस तरह हमने कहा कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन में भी डिफरेंट फ्लॉज थे, तो अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन के अंदर भी जो है वो डिफरेंट किस्म के डिफेक्ट्स या क्रिटिसिज्म उसको फेस करना पड़ा। ऑल्दो ये डेफिनेशन अभी तक जिस तरह से हमने एक्सप्लेन की है बिल्कुल परफेक्ट लग रही है कि इंसान वेल्थ क्यों जमा करता है। मैं और आप भी अगर हम अपनी लाइफ के अंदर देखें तो हम क्यों वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ताकि हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारी लाइफ जो है वो पहले से बेहतर हो सके। सेम एज अ कंट्री, एज अ नेशन की अगर हम बात करें तो कोई भी कंट्री या कोई भी नेशन जो है वो भी वेल्थ इसीलिए एक्यूमुलेट कर रही होती है ताकि उसके रहने वाले जो लोग हैं, ओवरऑल नेशन जो है वो प्रोग्रेस कर सके। तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि मटेरियल वेलफेयर के लिए जो है वो हम सब काम कर रहे हैं और ये डेफिनेशन परफेक्ट लग रही है, लेकिन इसके अंदर फिर भी फ्लॉज हैं। वो जब मैं आपको समझाऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि वाकई ये डेफिनेशन फुल परफेक्ट नहीं है। तो इसके अंदर भी क्रिटिसिज्म है। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला क्रिटिसिज्म इस डेफिनेशन के ऊपर किया गया वो ये है कि ये डेफिनेशन बहुत एक सेंस के अंदर बहुत ब्रॉड है, बहुत वसी है, और एक सेंस के अंदर बहुत नैरो है, बहुत तंग है। वसी इस तरह से है कि इसके अंदर हमने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स ऐसी साइंस है जो इंसान की ज़िंदगी के बारे में स्टडी करती है, जो कि कनेक्टेड होती है मटेरियल वेलफेयर के साथ। तो तमाम एक्टिविटीज़, तो ये बहुत ब्रॉड डेफिनेशन एक तरह से हमने इसको डिफाइन कर लिया। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि हमने ये कहा कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिर्फ मटेरियल वेलफेयर की बात करेंगे, कि मादा चीज़ें, मटेरियल किसे कहते हैं कि एनीथिंग विच हैज़ वेट। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वजन हो और जो जगह घेरती है उसको हम मास कहते हैं या मटेरियल कहते हैं। ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक इकोनॉमिक्स मटेरियल वेलफेयर या मटेरियल वेल्थ का नाम है। जबकि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन भी समझा देता हूँ कि मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हम देखें तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीज़ें ही हासिल कर रहे हैं, या कोई नॉन मटेरियल गुड्स या कोई नॉन मटेरियल जो सर्विसेज हैं उनको भी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब मटेरियल चीज़ें कौन सी हैं? जितनी भी गुड्स आप परचेज करते हैं वो सारी मटेरियल चीज़ें हैं। जिस तरह आप घर बना रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कपड़े खरीद रहे हैं, जूते पहन रहे हैं। ठीक है, ये सारी मटेरियल चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन इंसान की ज़िंदगी सिर्फ इन चीज़ों तक महदूद नहीं है और ना वेलफेयर इन चीज़ों तक महदूद है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वेलफेयर किन चीज़ों से, तो आप कहेंगे कि एजुकेशन से वेलफेयर आप हासिल कर सकते हैं। तो क्या एजुकेशन आपको नज़र आ रही है किसी जगह? एजुकेशन गुड नहीं है, एजुकेशन सर्विस है। ठीक है। इसी तरह से आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे अपनी फीस चार्ज करता है। वो फीस आपसे मेडिसिन की चार्ज नहीं करता। मेडिसिन की फीस भी अगर चार्ज करता है तो वो मेडिसिन की फीस अलग से होती है। डॉक्टर अपनी कंसल्टेंसी की चार्जेस भी आपसे ले रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप नॉन मटेरियल सर्विस उसकी परचेज कर रहे हैं। ठीक है। सेम इस तरह से आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं आप, ठीक है, एरोप्लेन पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो आप एरोप्लेन परचेज नहीं कर रहे बल्कि उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है उस सर्विस को परचेज कर रहे हैं। वो भी एक सर्विस है, नॉन मटेरियल चीज़ है। ठीक है। आप बाय ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे वेलफेयर भी इंक्रीज हो रही है। आप डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं, वेलफेयर इंक्रीज होगी। आपके मुल्क के अंदर एजुकेशन अगर मिलेगी, पढ़े लिखे लोग होंगे तो वेलफेयर इंक्रीज होगी। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन ने इन तमाम नॉन मटेरियल एक्टिविटीज़ को, इन तमाम सर्विसेज को जो है वो इग्नोर कर दिया है। ठीक है। और जिस तरह अगर आपको थोड़ा सा नो हाउ हो इकोनॉमिक्स के बारे में या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में, तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो अब उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका शेयर टोटल उस कंट्री के अंदर कम होता चला जा रहा है और सर्विसेज का शेयर जो है बढ़ता जा रहा है, जिसमें ये टूरिज्म इंडस्ट्री है, ठीक है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है। ये सारी सर्विसेज की इंडस्ट्री है जो आपको नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो जब आपने इकोनॉमी का 50% से ज़्यादा शेयर को स्किप कर दिया इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से, तो क्या वो डेफिनेशन ठीक होगी इकोनॉमिक्स की? तो इसका मतलब ये है कि अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन तो इकोनॉमिक्स की दी, कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म एडम स्मिथ का कवर भी कर लिया, लेकिन उसने एक बड़ा पोर्शन, मेजर पोर्शन ऑफ द सोसाइटी को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, जिसमें ये टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वो जो भी सर्विसेज फराम कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स के अंदर हम नहीं पढ़ेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हालांकि वो भी तो मार्केट के पार्ट हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत बड़ा फ्लॉ है, जिसकी वजह से ये बहुत नैरो डेफिनेशन कंसिडर की जाएगी। ठीक है।
इसके अलावा इसने ये कहा कि हर वो चीज़ जो मटेरियल रिक्विजिट के लिए की जाती है, तो उसके अलावा भी इंसान जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, जिस तरह से वो इनकम अर्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब इसने इसकी डेफिनेशन में भी मटेरियल वेलफेयर इटसेल्फ जो है वो एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि आप वेलफेयर को किस तरह से डिफाइन करेंगे। हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि जी स्मोकिंग करने से मेरी वेलफेयर इंक्रीज होती है, तो हम क्यों ना स्मोकिंग या सिगरेट्स को जो है वो लीगलाइज कर दें और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दें। ठीक है, कोई और इंसान ये कहे कि नहीं जी पार्क से वेलफेयर बढ़ती है, तो हर सेक्टर के अंदर एक पार्क होना चाहिए। तो वेलफेयर इटसेल्फ एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि हमारी वेलफेयर किस चीज़ के अंदर है। अब जो बंदा सपोज अगर गैम्बलिंग करता हो, ठीक है, तो वो तो यही सोचेगा कि जी गैम्बलिंग एक बड़ी वेलफेयर वाली चीज़ है, तो हर जगह पे जो है वो गैम्बलिंग सेंटर्स होने चाहिए और गैम्बलिंग क्लब्स होने चाहिए कि जहाँ पे आप जो है वो बेट्स लगा सकें और जुआ खेल सकें। ठीक है, तो उसके लिए वेलफेयर उस चीज़ के अंदर होगी। इसी तरह कोई बंदा अगर ड्रग्स का एडिक्ट है, तो उसके अंदर वेलफेयर, उसकी वेलफेयर जो है वो ड्रग्स के अंदर होगी। तो आप वेलफेयर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये भी एक अल्फ्रेड मार्शल का एक क्रिटिसिज्म जो है बहुत बड़ा सामने आया। तो इस डेफिनेशन के अंदर ये बहुत सारे फ्लॉज थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो रॉबिन्स की डेफिनेशन है, और रॉबिन्स ने फिर इकोनॉमिक्स को किसी और तरह से डिफाइन किया, वो हम पढ़ेंगे अभी कि रॉबिन्स की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की जो है वो क्या है। रॉबिन्स ने फिर 1931 के अंदर एक बुक लिखी, उसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और इस बुक में रॉबिन्स ने, जिस तरह बाकी लोगों की भी हमने बुक्स देखी कि उन्होंने टाइम टू टाइम जो है वो डिफरेंट बुक्स लिखते रहे वो, और उसमें इकोनॉमिक्स को मुख्तलिफ एंगल से जो है वो डिफाइन करते रहे। तो रॉबिन्स ने 1931 में ये बुक लिखी और उसमें इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। और रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है वो उसके अंदर भी कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन वो फ्लॉज इतने सिवियर नहीं है। जैसे आप एडम स्मिथ की डेफिनेशन में आप देखें फ्लॉज थे, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में अगर आप देखें तो आधी इकोनॉमिक्स तो उसने छोड़ दी, स्किप कर दी, सर्विसेज की इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स के मुताबिक, थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ, आप उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इंसान जो है, कोई भी इंसान है, दो चीज़ें हैं उसके साथ। एक है रिसोर्सेज कि उसके पास वसाइल कितने हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे है उसकी वांट्स कि उसकी ख्वाहिशात कितनी हैं। अब इंसान ने क्या करना है, कोई भी इंसान है, कंपनी है, कंट्री है, आप जिस मर्जी के ऊपर ये फिट करें इस पर फिट हो जाएगा कि एक तरफ रिसोर्सेज हैं और एक तरफ जो है वो वांट्स हैं। इन रिसोर्सेज से हमने क्या करना है, इन वांट्स को कंप्लीट करना है। अब प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब जन्म लेता है कि आपकी जो वांट्स हैं वो क्या हैं, क्या वो लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड हैं। तो आंसर है कि वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। ठीक है, हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो क्या हैं, वो अनलिमिटेड हैं, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान को भी अगर कंसिडर करें कि जो दुनिया में जिसकी वेल्थ जो है वो क्या है, नंबर 1 के ऊपर है, तो वो भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि अगर वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होता तो वो रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाता। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो अभी भी रेस के अंदर है और वो मजीद आगे ग्रो करने की ख्वाहिश में है कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। ठीक है, इस तरह आप अपने इर्द गिर्द जो अपने पॉलिटिशियंस को देख लें और लोगों को देख लें, तो वो कभी भी उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो क्या होती हैं, कंप्लीट नहीं हो सकती। ये नहीं कि कोई गरीब आदमी की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, बल्कि जो जितना मर्जी अमीर क्यों ना हो जाए, उसकी कुछ ना कुछ ख्वाहिशात फिर भी जो हैं वो रहती हैं। दूसरी तरफ अगर आप रिसोर्सेज देखें तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। सेम एग्जांपल आप देख लें, जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है उसके भी जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि वो भी मेजरेबल रिसोर्सेज हैं। वो एक नंबर आ जाता है आपके सामने कि इतने बिलियन डॉलर्स जो हैं वो उसकी वेल्थ है। तो जब नंबर आ गया और काउंट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी लिमिट है और वो लिमिटेड है। ठीक है, तो जब आपकी वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो क्या अनलिमिटेड वांट्स को आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। ठीक है, यहां से आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होता है। देखिए ना, अगर तो मेरी जो वांट्स हैं वो लिमिटेड हों,
तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएं तो क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो बेसिक फिलॉसफी है वो ये वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, ये पॉइंट अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको पूरी इकोनॉमिक्स समझ आ जाएगी। और आपको जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था शायद कि इकोनॉमिक्स जो है वो आप जिंदा दुनिया में आने से लेकर मरने तक जो है वो आप इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं। तो यही वो प्रिंसिपल है कि हम जब ज़मीन के ऊपर आते हैं, दुनिया में आते हैं, तो तब से लेकर ये हम देखें तो हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, और हमारी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड है। और मरने तक जो है वो हम सेम इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर जो है वो जकड़े रहते हैं और उसी को फुलफिल करने की, अपने उन रिसोर्सेज से अपनी वांट्स को फुलफिल करने की जो है वो तगोदों में लगे रहते हैं। और वो जो है वो करते करते हम आखिरकार ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारी वांट्स जो है वो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हमारा ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी वो ये दी कि इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली इसी चीज़ की स्टडी का नाम है कि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि अनलिमिटेड वांट्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्स मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। स्कार्स मीन्स का मतलब क्या है कि स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। और जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनके अल्टरनेट यूजेस हैं। अल्टरनेट यूजेस का मतलब क्या है कि जिस तरह मेरे पास अगर 100 रुपीज़ हैं तो वो 100 रुपीज़ मैं सिर्फ किसी एक चीज़ पे इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि 100 रुपीज़ का मैं बर्गर भी खा सकता हूँ, उसी का मैं कॉपी भी परचेज कर सकता हूँ, उसी की मैं मोबाइल के अंदर क्रेडिट भी डलवा सकता हूँ। तो उसके अल्टरनेट यूजेस हैं। अब मैंने अपनी वांट्स को कैटेगराइज करना होगा कि इस टाइम में मुझे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उसके मुताबिक मैं उन पैसों को इस्तेमाल कर लूँगा। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ आइडिया समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने वैसे उसको सम अप कर दिया है सारी चीज़ को, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेफिनेशन जो है उसके 3 फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट वही है कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, और जब एक वांट सेटिस्फाई इंसान की हो जाती है तो न्यू वांट आ जाती है। ठीक है, एक ख्वाहिश आपकी पूरी होगी तो फिर क्या होगा, नई ख्वाहिश आ जाएगी, और तमाम ख्वाहिशात आपकी बराबर भी नहीं है। ठीक है, अब आपकी जेब में अगर सपोज 100 रुपया पड़ा हुआ है और आपको बहुत अशद भूख भी लगी हुई है और आप कहते हैं कि जी मैंने फ़ोन पे भी बात करनी है, तो आप इस टाइम के ऊपर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वांट कौन सी होगी? क्या दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है? तो आप कहेंगे दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो हो सकता है कि मेरी तबीयत खराब हो जाए, तो इस टाइम मैं कहूँगा चलो ठीक है खाना खा लेते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ ये है कि आप घर से खाना खाकर निकलें, अब आप मार्केट जा रहे हैं, आपको कुछ खाने का दिल करे और साथ क्रेडिट डलवाना, तो अब आपके लिए वांट की सिचुएशन डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि वांट्स, आपकी जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट हालात के अंदर डिफरेंट हो जाती है, और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है। हम आगे फ्यूचर में कभी इसके ऊपर डिस्कशन भी बहुत करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी वांट या हमारी ख्वाहिश जो है वो डिपेंड करती है। छोटी सी मिसाल मैं आपको और भी समझाने के लिए दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप अभी यहाँ किसी गर्म इलाके के अंदर रह रहे हैं और वहाँ पर आपको जो है वो माचिस की ज़रूरत पड़ जाए, जो मैच बॉक्स होता है। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ कि वो 10 रुपीज़ का अगर है, मिसाल फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस उसकी 10 रुपीज़ है, और मैं आपको वो 10 की जगह 100 रुपीज़ में कहूँ कि मेरे से परचेज कर लें, तो क्या आप मेरे से परचेज करेंगे? आप मेरे से परचेज नहीं करेंगे। आप कहेंगे इसकी वैल्यू तो 10 रुपीज़ के बराबर है तो मैं नहीं परचेज करूँगा। ठीक है, अब आप दूसरा सिनेरियो सोचेंगे, आप किसी बहुत ही बर्फानी इलाके के अंदर हैं जहाँ पे आइस आइस है और टेम्परेचर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और कोई शॉप भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको वही सेम मैच बॉक्स जो है 1000 रुपीज़ का सेल करता हूँ, तो यहाँ पर आपकी वांट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर देगी उसी सेम चीज़ के लिए। ठीक है, मैंने सर्कमस्टांस चेंज कर दिया, हालात चेंज कर दिए, तो जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है वो क्या होगी, तब्दील हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि तमाम वांट्स बराबर नहीं है। तो हम इंसान, आप अपनी मिसाल भी ले लें, जब आपको पैसे मिलते हैं तो हम अपनी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है सबसे पहले उसको फुलफिल करते हैं। अगर सपोज मेरी सैलरी 50,000 है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले जाते साथ 50,000 का जो है वो कोई फ़ोन ले आऊँगा और बाकी महीना जो है वो सुकून से बैठा रहूँगा, बल्कि सबसे पहले मैं अपनी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जो अर्जेंट नीड्स हैं, जिस तरह से रेंट है, बिल्स हैं मेरे, ठीक है, फूड के आइटम्स हैं, उनको पूरा करूँ, उनकी फीस वगैरह उनको पूरा करूँ। उसके बाद जो है ना वो मैं जो लेस इंपॉर्टेंट वांट्स हैं फिर उनको फुलफिल करने की मैं कोशिश करूँगा। तो नंबर 1 पॉइंट हमारे पास आ गया कि अनलिमिटेड वांट्स हैं,
और बेशक इंसान की एक ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पे गाड़ी हो, जब मेरे पे गाड़ी आएगी तो मेरे दिल करेगा मेरे पास मर्सिडीज़ आ जाए, मर्सिडीज़ आएगी तो मैं सोचूंगा कि मर्सिडीज़ का न्यू वेरिएंट आ जाए, वो आ जाएगी तो मैं सोचूंगा कि यार मेरे पास वो 5 मर्सिडीज़ होनी चाहिए, अगर वो आ जाएगी फिर मैं सोचूंगा मेरे पास हेलीकॉप्टर भी होना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी जो है वो इंसान की वांट जो है वो एक पूरी होगी तो वो आपके साथ साथ भी यही सिचुएशन होती होगी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डेफिनेशन का, वो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब नेचुरल रिसोर्स भी देखें वो लिमिटेड हैं, मैन मेड रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए वही सेम बात है कि जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए उन वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरा अगर आप देखें, ये तो हो गया ना अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, इसमें इकोनॉमिक्स कहाँ पे है? इकोनॉमिक्स का काम ये है कि आप अपने उन रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली इस्तेमाल करेंगे। इकोनॉमिक्स आपको क्या बताता है कि आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, जिस तरह मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया तो वहां पे मेरे से पूछा गया कि आप अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन सुनाएं। तो मेरे मुताबिक तो इकोनॉमिक्स इज द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ टू यूज रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे बेहतर से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है। अब और ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज की, ये एक इंडिविजुअल के ऊपर भी फिट आती है, ये किसी एक कंपनी के ऊपर भी फिट है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर भी फिट है, फैमिली के ऊपर भी फिट है, किसी नेशन के ऊपर भी फिट है। एज ए कंट्री भी हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। ठीक है, और हमारे रिसोर्सेज जो है किसी भी कंट्री के वो क्या है, लिमिटेड है। तो ये अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये बाकी तमाम डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स एक साइंस है, क्योंकि इसमें आप देखें स्पेशलाइज्ड नॉलेज आप पढ़ते हैं। ठीक है, और क्योंकि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो और वांट सॉरी रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और वांट्स आपकी अनलिमिटेड हैं, तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट कर होता है, और उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के तहत आप चॉइस करते हैं कि कौन सी ख्वाहिश को मैं अभी पूरा करूं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आपको ये बताता है कि आप वो चॉइस किस तरह से करेंगे। इसका भी कुछ क्रिटिसिज्म है। जिस तरह हमने इसको कहा कि जी इकोनॉमिक्स साइंस है, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली कोई नेचुरल साइंस नहीं है, बल्कि एक सोशल साइंस है। ठीक है, कि मेरा बिहेवियर और आपका बिहेवियर कभी भी सेम नहीं हो सकता। जब साइंस में, नेचुरल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं ना 2+2=4, तो पाकिस्तान में भी 2+2=4 होगा, और आप अमेरिका में या इंडिया में या किसी भी जगह जाकर कहें कि 2+2 3 होता है, तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर की अगर हम बात करें तो मेरा बिहेवियर और किसी अमेरिकन या जापानीज पीपल का, या इनफैक्ट मेरा और मेरे नेबर का जो बिहेवियर है, वो भी आपस में फुल 100% मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो वो सोशल साइंस है, उसमें चांस ऑफ एरर भी मौजूद होता है। और सेकंड जो उसका क्रिटिसिज्म है वो ये है कि अगर इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है, तो फिर तो इसके अंदर सिर्फ वैल्यू थ्योरी होनी चाहिए कि किस तरह से हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह है, बाकी मामला हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तीनों डेफिनेशंस का कंपैरिजन करके, तो मैं दोबारा से एक रिकैप कर देते हैं हम इसका, कि फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी एडम स्मिथ की, और उसका अगर वन लाइन डेफिनेशन हम देखें तो एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, कि दौलत के इल्म का नाम इकोनॉमिक्स है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, इकोनॉमिक्स मटेरियल वेलफेयर का नाम है। और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस, कि क्योंकि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं, इसलिए आपको चॉइस करनी पड़ती है कि आप कौन कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, उसके दरम्यान आपको चॉइस करनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जो बेसिक नॉलेज है इकोनॉमिक्स का वो मिल गया होगा।
और उम्मीद है कि आप हमारे साथ जो है वो इसी तरह जुड़े रहेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर्स जो में हम थोड़ा सा मज़ीद बेसिक जो मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हैं इकनॉमिक्स के, जिस तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।